हाउ पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस। पाकिस्तान कैसे वजूद में आया। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के वजूद में आने तक की मुकम्मल तफसील बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हिस्टोरिक प्रोसेस 16th सेंचुरी से शुरू होता है, जब बरतानिया के एक ताजरों का ग्रुप बरसगीर में तजारत के लिए दाखिल हुआ। इन ताजरों ने बरतानिया की मलका से इजाज़त लेकर बरसगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से तजारत शुरू कर दी। बेसिकली ये तजारत बरसगीर में बनने वाले मशहूर मसाला जात, चावल और दीगर अशिया को लेकर शुरू की गई। बरसगीर की इन अशिया की बरतानिया और दीगर ममालिक में बहुत मकबूलियत थी और ये अशिया इन ममालिक में महंगे दामों में बेची जाती थी। और इस वक्त बरसगीर में मुग़ल बादशाह जहांगीर की हुकूमत चलती थी। जहांगीर ने बरतानिया के इन ताजरों का बेहतरीन इस्तकबाल किया और इन्हें बरसगीर में खुलकर तजारत करने की इजाज़त भी दी। लेकिन किसको मालूम था कि यही कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ही देर में पूरे बरसगीर को अपने कंट्रोल में ले लेगी और इस पर हुकूमत करेगी। क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ ये कंपनी बरसगीर में मजबूत हो रही थी और मुग़ल हुकूमत की हालत बहुत कमज़ोर होना शुरू हो चुकी थी। थोड़े ही वक्त में ताजरों की इस कंपनी ने बरसगीर के मुख्तलिफ़ इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको पता था कि अब मुग़ल हुकूमत बहुत कमज़ोर हो चुकी है और इनका मुकाबला नहीं कर सकती। इस सूरत हाल को देखते हुए मुग़ल हुक्मरानों ने इनके ख़िलाफ़ जंग का इरादा कर लिया। 1843 में मयानी के मुकाम पर फैसला कुन जंग लड़ी जाती है, जिसमें बरतानिया के चार्ल्स नेपलर की फ़तह होती है। इसके बाद कश्मीर पर भी कब्ज़ा कर लिया जाता है और इसे फ़तह करने के बाद पूरे के पूरे कश्मीर को सिर्फ 75 लाख के इवज़ राजा गुलाब सिंह को बेच दिया जाता है। इसके बाद पंजाब और दीगर इलाकों पर भी बरतानिया का मुकम्मल कंट्रोल हो जाता है। इस नाजायज़ कब्ज़े के बाद बरसगीर के लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर देते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ के मुकाम पर जंग लड़ी जाती है और इस जंग में मुसलमान और हिंदू मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला करते हैं, मगर पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि ना तो इनके पास कोई जदीद असलहा था और ना ही कोई दलेर क़यादत जो इन्हें रहनुमाई फराहम करती। बरतानिया ये जंग जीतने के बाद अब अपनी ताकत का इस्तेमाल शुरू कर देता है। बगावत करने वालों को बेदर्दी के साथ मारने के बाद चौकों और चौराहों पर इनकी लाशों को लटकाया भी जाता है। इस अमल के बाद बरसगीर के लोग मुआशी, तालीमी और समाजी लिहाज से बहुत ही कमज़ोर हो गए और इनका मुस्तबिल इंतहाई तारीक नज़र आने लगा। इन हालात को देखते हुए मुसलमानों के अजीम रहनुमा सर सैयद अहमद ख़ां आगे बढ़े और बरसगीर के मुसलमानों को तालीम की तरफ मतवज्जा किया। सर सैयद अहमद ख़ां ने बरसगीर में मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों की बुनियाद रखी। अलीगढ़ कॉलेज इनकी नुमाया कामयाबी थी, जो कि बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई। 1866 में बरसगीर में उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हो जाता है। दफातर में उर्दू की जगह हिंदी को नाफिज करने के लिए कोशिशें की जाती हैं और इसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों में फासले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब मुसलमान और हिंदू आमने सामने आ जाते हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए अंग्रेज़ भी हिंदुओं और मुसलमानों में फसादात डालना शुरू कर देते हैं, ताकि ये आपस में लड़ते ही रहें, जो आज तक हो रहा है। इस वक्त बरसगीर में एक ही बड़ी सियासी जमात मौजूद थी, जिसे कांग्रेस कहा जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान सियासत से ख़ुद भी दूर ही रहते थे और इसीलिए मुसलमानों को भी सियासत से दूर रहने का मशवरा देते थे। लेकिन 1898 में सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद मुसलमानों को एक सियासी जमात की शदीद ज़रूरत थी, जो इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। इसीलिए 1906 में मुसलमान अपनी अलहदा सियासी जमात का आगाज़ कर देते हैं, जिसे मुस्लिम लीग कहा जाता है। सर आगा ख़ां मुस्लिम लीग के पहले सदर बनते हैं और मुस्लिम लीग की सरगर्मियों का आगाज़ शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद मुसलमानों का एक वफ़द शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करता है, जिसमें जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया जाता है। क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलमानों और हिंदुओं में मजहबी फसादात बढ़ते जा रहे थे। इस वक्त में मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस जमात में थे और अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों और हिंदुओं के इत्तेहाद के हामी थे, लेकिन 1916 में इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस को छोड़ देते हैं और मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका था कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदू मफादात पर मबनी जमात बन चुकी थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की क़यादत संभालने के बाद वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलकर मुआहदा लखनऊ को अंजाम देते हैं, जिसमें जुदागाना इंतखाबात कराने का फ़ैसला आखिरकार हो जाता है। दोस्तों, ये तारीख़ का वो वक्त भी था जब दुनिया में जंग अज़ीम अव्वल यानी वर्ल्ड वार 1 भी लगी हुई थी, जिसमें तुर्की को बुरी तरह शिकस्त हो रही थी। अब वापस बरसगीर पर आ जाते हैं।
1919 में बर सगीर के मुसलमान खिलाफत और मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए एक तहरीक शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये बर सगीर की सबसे बड़ी तहरीक बन जाती है। इस तहरीक में हिंदुओं के रहनुमा गांधी भी साथ देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इस तहरीक से अलग हो जाते हैं। अब अंग्रेज़ भी इस सूरत हाल को बाकायदा देख रहे थे और इस तहरीक को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देना चाहते थे, तो इसीलिए अंग्रेज़ों की जानिब से मुसलमानों के जलसे और जुलूसों पर डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दी जाती है। इस गैर इखलाकी अमल से तकरीबन 1200 लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को एक मजबूत जमात बनाने में मसरूफ़ होते हैं। 1928 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से 14 नकात पेश किए जाते हैं, जिसमें मुसलमानों के हकूक़, आज़ादी और सियासी नुमाइंदगी की बात की जाती है। 1930 में खुतबा इलाहाबाद में अल्लामा मोहम्मद इकबाल पहली दफ़ा मुसलमानों की अलग रियासत का मुतालबा करते हैं। ठीक एक साल बाद गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें दोबारा अलग रियासत का मुतालबा सबके सामने और मजबूत अंदाज में किया जाता है, मगर कांग्रेस बर सगीर की तकसीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी और मुसलमानों को इनके हकूक़ देने से कासिर थी। इसके बाद 1933 में चौधरी रहमत अली एक पम्फलेट जिसका नाम नाउ और नेवर था शाया करते हैं, जिसमें मुसलमानों की अलग रियासत का नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया जाता है। लेकिन कांग्रेस, जो इस वक्त में बर सगीर की सबसे बड़ी जमात थी, अंग्रेज़ों की मदद से बर सगीर की तकसीम पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होना चाहती थी। इस बार मोहम्मद अली जिन्ना मायूस होकर लंदन वापस चले जाते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 1934 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की दरख्वास्त पर दोबारा बर सगीर वापस आ जाते हैं और अपनी बाकी तमाम ज़िंदगी मुसलमानों के लिए वक्फ कर देते हैं। 1937 में बर सगीर में आम इंतखाबात मुनक्किद किए जाते हैं, जिसमें कांग्रेस एक बड़े मार्जिन के साथ जीत जाती है और बर सगीर में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। अब मुसलमान एक बार फिर अपने हकूक़ से महरूम हो जाते हैं। इसके बाद 1940 में मुस्लिम लीग अपना एक इजलास लाहौर शहर में मुनक्किद करती है, जिसमें मौलवी अब्दुल हक करारदाद पाकिस्तान पेश करते हैं। ये करारदाद ज़ोर पकड़ना शुरू कर देती है, लेकिन हिंदू इस करारदाद की खुलकर मुखालफत करते हैं। अब मुसलमान और हिंदू बड़े पैमाने पर एक दूसरे के गले काटना शुरू कर देते हैं। 1944 में एक मकबूल कांग्रेसी लीडर राजगोपाल आचारी मुसलमानों की अलग रियासत के मुतालबे को मंजूर कर लेते हैं, लेकिन गांधी जी अभी भी बर सगीर की तकसीम पर राज़ी नहीं होते। 1945 में वासराय लॉर्ड माउंटबेटन शिमला में एक कॉन्फ्रेंस तलब करते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हिंदुओं की नुमाइंदगी करते हैं, सितारा सिंह सिखों की और मुसलमानों की नुमाइंदगी मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से की जाती है। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस भी नाकाम हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस किसी सूरत भी बर सगीर की तकसीम पर राज़ी नहीं। इसके बाद 1945 में आम इंतखाबात कराए जाते हैं, जिसमें कांग्रेस मुत्तहदा हिंदुस्तान और मुस्लिम लीग पाकिस्तान के मुतालबे के साथ मैदान में एक बार फिर उतरती है। इस बार मुस्लिम लीग जीत जाती है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत साजी और दूसरे इंतज़ामात को मुकम्मल करने में बहुत मुश्किलें पैदा करती है, जिससे मुस्लिम लीग हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो पाती। इसके बाद 20 फरवरी 1947 को बरतानवी वज़ीर आज़म आखिरकार बर सगीर को आज़ाद करने यानी बर सगीर से बरतानवी राज को ख़त्म करने का ऐलान करता है। इस ऐलान में बर सगीर को 1948 में आज़ाद करने का कहा जाता है। इस ऐलान के होते ही बर सगीर में दोबारा मजहबी फसादात अरूज पर आ जाते हैं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की अंत तक कोशिशों की वजह थी कि लॉर्ड माउंटबेटन तकसीम हिंद का ऐलान भी कर देते हैं। इस तकसीम की ज़िम्मेदारी रेड क्लिफ के ज़िम्मा लगा दी जाती है। रेड क्लिफ एक चाल खेलता है और बहुत ही मुतनाज़ा तकसीम का फार्मूला पेश करता है, जिसमें पाकिस्तान 2 हिस्सों में और इसके दरमियान हिंदुस्तान यानी लड़ाई ख़त्म ही ना हो। ये मसला यूं ही चलता रहे और शायद इसीलिए 1948 से पहले ही 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया गया। इस ऐलान के होते ही हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन अमल में आती है, जिसके सिलसिले में लाखों लोग अपने अपने पसंदीदा मुल्क की तरफ हिजरत शुरू कर देते हैं। ये माइग्रेशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन होने के साथ साथ बहुत खौफनाक भी थी, क्योंकि हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों को काट काट कर फेंकना शुरू कर दिया जाता है, जिसका मुसलमान भी जवाब दे रहे थे। तो दोस्तों, इस तरह पाकिस्तान को अमल में लाया गया और ये थी मुग़ल हुक्मरानों के बाद सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री। और दोस्तों, ये वाला क्लिप जो अभी चलाया